बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने कैंटिलीवर जो जो भी रिटर्निंग वॉल थी उसकी थ्योरी पढ़ी थी कि उसको कैसे एनालाइज करना है और डिज़ाइन करना है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में चूंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबा है तो मैं सिर्फ एनालिसिस यानी लोड कैलकुलेशन तक या जो लोडिंग मोमेंट्स आ रही हैं स्ट्रक्चर पे वो कैलकुलेट करने तक जाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसका हम डिज़ाइन पार्ट करेंगे। इसलिए जो लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था मैंने लिखा भी है कि वो एनालिसिस पार्ट है सर। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमारे पास किस किस्म की रिटर्निंग वॉल है और उस पर क्या क्या लोडिंग कंडीशंस है और डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे पास उसके लिए क्या क्या है। तो हमारे पास जो हमने कैंटिलीवर वॉल डिज़ाइन करनी है वो जो इस तरफ से अगर हम उसको मतलब बाहर की तरफ से वो 11 फीट 6 इंचज 7.5 फीट नजर आई है। ठीक है, और 3.5 फीट वो ग्राउंड के अंदर होगी। तो टोटल हाइट आपकी होगी 15 फीट। ठीक है, 15 फीट या तो 15 फीट की रिटेनिंग वॉल है। यूनिट सॉइल यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है 120 pcf पाउंड पर क्यूबिक फीट। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए जो आपके पास एफ कांस्टेंट दिया हुआ है वो है 0.5। दिस इज फ्रिक्शनल कांस्टेंट बिटवीन कंक्रीट एंड सॉइल। ठीक है, आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर का कांस्टेंट दिया हुआ है 0.33 और पैसिव अर्थ प्रेशर का कांस्टेंट दिया हुआ है 3। ये पर्टिकुलर वैल्यू यूज नहीं होगी क्योंकि हम कंजर्वेटिव वैल्यूज या कंजर्वेटिव डिज़ाइन की तरफ अगर रहना चाहते हैं तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर आगे जाके हम देखेंगे कि क्यों हम इग्नोर करते हैं कंजर्वेटिव साइड पे रहने के लिए। अच्छा, सबसे जो पहला स्टेप हमारा डिज़ाइन में होता है इस पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल के डिज़ाइन में किसी भी, उसमें हम रिटेनिंग वॉल की जो ट्रायल डायमेंशंस लेते हैं। सो ओवर नंबर ऑफ इयर्स जो डेटा हमारे पास एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने कुछ रूल्स बताएं कि अगर आप इन रेंजेस में रहें तो जो आपका रिजल्टिंग डिज़ाइन होगा वो ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करेगा तमाम स्टेबिलिटी चेक्स को। ठीक है, इसका फ्लेक्चर एनालिसिस या फिर लोडिंग स्टील जब हम मालूम करते हैं वो तो बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि ये जो कैंटिलीवर वॉल है वो स्टेबल रहेगी उस सॉइल के अगेंस्ट या नहीं। तो जो हमारे पास ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये आर्म है, ये टो है और ये हील है। ठीक है, अच्छा, इस आर्म का जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि टॉप जो ये टॉप वेट है इसकी की जो टॉप टॉप वेट है वो हम 8 इंच से लेकर 12 इंच तक रखते हैं। ठीक है, 8 इंच से लेकर 12 इंच तक रखते हैं। और नीचे जो हमारे पास इसकी वेट होती है तो वो होती है H/15 से लेके H/10 तक, इसके बीच बीच में रखते हैं। ठीक है, ये मतलब जो नंबर ऑफ लोगों ने जो डिज़ाइन किए हैं उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि अगर हम इसको इस रेंज में रखेंगे तो ये हमारे पास स्टेबल एक स्ट्रक्चर बनेगा। जो जो टो की वेट है, टो की वेट ये वाली, तो वो हम रखते हैं B/3। लेकिन सबसे पहले बी का जिक्र कर लेते हैं। बी इज द लेंथ ऑफ दिस बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल। ठीक है, सो वो बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल को हम कितना लेते हैं, वो लेते हैं 0.4 H से लेके 0.65 H तक। और स्टार्टिंग आपने 0.65 पे एज्यूम करनी है फिर चेक करना है। ठीक है, तो अगर इससे भी बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली यही वैल्यूज लेंगे, लेकिन ये एक रीजनेबल वैल्यूज है जहाँ पे आपका डिज़ाइन सेटिस्फाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, और बी ये हो गया। तो टो का जो विड्थ है वो 1/3 ऑफ विड्थ ऑफ टोटल विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल रखते हैं। ठीक है, अच्छा, H/10 ये हो गया। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है, ये जो रिटेनिंग वॉल की बेस की फुटिंग की थिकनेस जो है वो कितनी है होनी चाहिए,
वो भी H/15 से लेके H/10 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इन इन एजम्पशंस को लेके हम आगे जाएंगे कि ये एजम्पशंस करके फिर हम चेक करेंगे कि ये वाकई स्टेबिलिटी वाइज इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आती है इस रिटेनिंग वॉल के लिए। तो B इक्वल टू हमने 0.65 H एज्यूम किया और उससे वैल्यू निकाली तो हमारे पास आंसर है 9.75 फीट 9 फीट 9 इंच। ठीक है, जो D है, D आपकी थिकनेस है टो की, और ही स्लैब की थिकनेस जो है वो हमने H/10 एज्यूम की, तो वो आई हमारे पास 1.5 फीट या 1 फीट 6 इंचेस। ठीक है, टॉप विड्थ हमने 8 इंच एज्यूम की। ठीक है, और विड्थ ऑफ आर्म एट द बेस, इस जगह की बात कर रहे हैं, इसको हमने H/12 एज्यूम किया, इसके बीच में आता है H/12 एज्यूम किया। ठीक है, तो H/12 एज्यूम किया, इस उससे हमारे क्या है कि ये 1.25 आया या 15 इंचेस के बराबर आया। ये आगे यूज होगा, इसको याद रखें। जो लेंथ ऑफ टो है वो B/3 के इक्वल लेनी है हमने, तो 9.75 डिवाइड बाई 3 3.25 फीट। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें एक चीज और बताई गई है कि जो आपके पास सरचार्ज है, लाइव लोड सरचार्ज, वो 400 पाउंड्स पर फीट स्क्वायर के बराबर है या 0.4 KSF के बराबर है। ठीक है, फिट्स पर स्क्वायर फीट। तो जो सरचार्ज की वजह से एक हाइट, हाइपोथेटिकल हाइट हम एज्यूम करते हैं कि इतनी हाइट इक्विवेलेंट डेप्थ वो प्रोवाइड करता है सॉइल की, सही है, ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, तो उसकी वजह से जितनी हाइपोथेटिकल एक हाइट बनती है उसको हम H डैश से डिनोट करते हैं, H डैश। ठीक है, वो किसके बराबर होती है, अमाउंट ऑफ सरचार्ज डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या आया, KSF और KCF में से एक फुट बच जाएगा ना, तो अगर सिंप्लीफाई करें किप्स किप्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, फुट स्क्वायर फुट क्यूब के साथ एक फिट रह जाएगा हमारे पास, ये फिट ऊपर चला जाएगा, तो वो हमारे पास 3.33 फीट या 3 फीट 4 इंचेस कन्वर्ट करें तो ये बनता है हाइपोथेटिकल हाइट। ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है, ये हाइट है, ये यूज होगी आगे इसकी एक्टिव वर्क प्रेशर कैलकुलेशन वगैरह में इसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अगर हम आपके पास सरचार्ज वाली कंडीशन हो तो फिर आपने सरचार्ज लाजमी कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी चेक्स की तरफ आते हैं। इन केस फॉर अर्थ हैविंग हॉरिजॉन्टल सरचार्ज, एक होता है इंक्लाइंड सरचार्ज। ठीक है, इंक्लाइंड सरचार्ज, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन वो, या ये कह दें कि वो बहुत एडवांस्ड केस है इसका। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सरचार्ज है वो नॉर्मल हमारे पास, ये कंडीशन आप किस तरह कंसिडर कर सकते हैं, ये एक रिटेनिंग वॉल आप बना रहे हैं और इसके साथ एक रोड है, इस पे गाड़ियां चलती रहती हैं। ठीक है, गाड़ियां चलती है, तो उसके लिए इसकी वजह से रोड का कुछ, जब हम रोड बनाते हैं तो उसकी वजह से कोई वेट रोड का इस पे आता है। ठीक है, सो इट इज दैट सरचार्ज प्लस लाइव लोड भी उन्होंने इसमें ऐड किया होता है, तो ये सरचार्ज इस रिटेनिंग वॉल पे आ रहा होता है। ये कंडीशन कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, रियल लाइफ में इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिव वर्क प्रेशर के लिए वो जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ है, डिराइव किया हुआ है, वो ये है, जो आपके पास लाइव लोड सरचार्ज की वजह से जो एक्टिव वर्क प्रेशर बन रहा है वो इसके बराबर है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के तहत बराबर है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू भी है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 6.43। ठीक है, अच्छा, अब
ये एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है ये मतलब एट द पॉइंट एक्ट करता है, लेकिन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द बेस ऑफ द हील। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये यहाँ से एक्ट करेगा। ये मैंने y डिनोट किया हुआ है, लेकिन चलिए ये y डिस्टेंस जो मालूम करेंगे वो उसके लिए भी हमें जो फार्मूला डिराइव हुआ है, हमने इसको डिराइवेशन में नहीं जाना, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है। ठीक है, अच्छा, तो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। y हमारे पास क्या आया? y हमारे पास 5.77 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द हील। ठीक है, मतलब यहाँ से आया, इस जगह से 5.775 फीट। अच्छा, तो जो ओवर टर्निंग मोमेंट है, मतलब इस अर्थ प्रेशर की वजह से, एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से ये क्या करती है, ये इस कैंटिलीवर वॉल को ओवरटर्न करने की कोशिश करती है, टॉपल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो ओवर टर्निंग मोमेंट है वो किसके बराबर होगा? दिस एक्टिव अर्थ प्रेशर पी ए इंटू दिस वाई डिस्टेंस। ठीक है, तो जो वाई डिस्टेंस है उसके साथ साथ हमारे पास जो ओवर टर्निंग मोमेंट आया वो आया 37.10 के फिट। इसको सिंपल 6.43 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये मोमेंट, ओवर टर्निंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब तो हमारे पास ओवर टर्निंग मोमेंट आ गई है, हमारे पास जो स्टेबिलिटी चेक है वो पर्टिकुलरली है क्या? वो ये है। ठीक है, कि स्टेबिलिटी चेक हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए? सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय ओवर टर्निंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। अब सिग्मा डब्ल्यू एक्स हमने नहीं कैलकुलेट किया, तो वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करते हैं? ये जो रिटेनिंग वॉल थी हमारी, उसको हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया। इस तरह W1, इस जगह को W1 में डिवाइड किया, ये कंक्रीट का है। ठीक है, ये कंक्रीट है, ये जगह भी कंक्रीट की है, W2। ठीक है, इसके बाद हमने W3, ये भी कंक्रीट की ही है। ठीक है, ये मतलब हील और टो स्लैब का जो वेट पूरा है वो उसको हमने हाइपोथेटिकली इस फॉर्म में डिवाइड कर दिया टू कैलकुलेट द एरियाज एंड द मास ऑफ दीज रीजन्स। ठीक है, इसके बाद जो ये सॉइल, जो ऊपर टो स्लैब के ऊपर जो सॉइल का प्रेशर लग रहा है, सॉइल जो ऊपर उसकी आ रही है 2 फीट की, उसको भी हमने W4 में डिवाइड कर दिया। और जस्ट विद पेरिफेरी, ये जो हमारा यहाँ पे ये जो सॉइल है ये वाली, इसको W5 कंसिडर कर दिया, और बाकी जो रिमेनिंग सॉइल है अप टू द एंड ऑफ द दिस पर्टिकुलर, तो ये इसको W6 कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करके, एरियाज कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोमेंट आर्म से, और उसके वेट्स कैलकुलेट करके इसके मोमेंट आर्म से वो करेंगे, तो हमारे पास एक काउंटर एक्टिंग मोमेंट आएगा। मतलब ये अपने वेट की वजह से कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है। ठीक है, या कितना मोमेंट आता है जो इसकी वेट की वजह से है इसका। तो हम क्या करते हैं, हम चले वेट नंबर 1 पे जाते हैं। वेट नंबर 1 हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं। एक और मीटिंग स्केड्यूल कर लेते हैं।
पासवर्ड और जो आईडी है वो यही है, ठीक है। अगर दोबारा अगर ये टाइम अभी ख़त्म हो रहा है 5:25 मीन्स 5 मिनट्स रहते हैं, तो उसके बाद इसी लिंक पे ही ज्वाइन कर देना आपने। अच्छा, तो हमारे पास अभी जो पर्टिकुलरली वेट नंबर 1 का कैलकुलेट करते हैं कि वेट नंबर 1 का क्या है। तो ये कंक्रीट मटेरियल है, इसलिए हम गेमा 0.15 इस्तेमाल करेंगे। इसका एरिया क्या बनता है? इसका एरिया बनता है 8 इंचेस, 8 इंचेस क्रॉस 13.5 फीट, ठीक है। तो 8 इंचेस को हमने पहले फीट में कन्वर्ट किया, फिर 13.5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया आ गया जो कि 9 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस रीजन का हमारे पास वेट आ जाएगा, वेट, ठीक है। उस वेट को फिर हमने जो इसका सेंट्रॉइड है जहाँ पे लाई कर रहा है, ये वेट वहां पे ऐड करेगा ना। तो टो स्लैब की एंड से लेके ये जहाँ पे ये ऐड कर रहा है वहां पे इसका मोमेंट हमने ले लिया। जो एक्टिव वर्क प्रेशर की वजह से मोमेंट आ रहा था वो किस तरह आ रहा था? वो इस तरह आ रहा था, ठीक है। अब ये जो मोमेंट होगा वो इस तरह आएगा, तो वो इसको रेजिस्ट करेगा, काउंटर काउंटर एक्ट करेगा, ठीक है। वो इस तरह होगा, तो इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा वो मोमेंट, ये वाला मोमेंट। तो हमारे पास जो मोमेंट एट द एंड आता है वो क्या आता है? 4.83। ये 3.58 कैसे आया? ये 3.58, ये पर्टिकुलर 3.58 कैसे आया? 3.58 हमारे पास 3.25 इसका वेट हो गया टो का, यहाँ तक का डिस्टेंस 3.25 प्लस 4 इंच, 4/12 कर दें तो ये आपके पास 3.58 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह W2 का भी अगर हम कर लें तो इट इज ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो ट्राइंगल की तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज एक्चुअली ऊपर 8 इंच था, तो यहाँ पे ये 15 इंच है, तो 15 से ये हम हटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 7 इंच। 7 इंच by 12 इंटू 13.5 फीट एक डायमेंशन इंटू हाफ, इट्स अ ट्राइंगल, सो यू विल टेक हाफ ऑफ द एरिया। और इसके साथ इसका एरिया जो आ गया, इसका वेट हमने कैलकुलेट किया। फिर ये किस तरह बनता है? जो 4.11 किस तरह आता है? 3.25 प्लस 8 इंचेस प्लस 1/3 डिस्टेंस, यहाँ से 1/3 डिस्टेंस पे इसका सेंट्रॉइड लाई करता है, तो ये इस यहाँ पे ऐड करेगा इस मोमेंट आर्म पे, ठीक है। तो इस मोमेंट आर्म पे ऐड करता है तो वो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर मोमेंट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इस हील का भी इसी तरह हमने कैलकुलेट किया। इसका तो आसान आसान है, 9.75 इसकी टोटल लेंथ हो गई और 1.5 इसकी हाइट हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई बाय गेमा, इसका वेट आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद दिस इज ये 4.875 इज नथिंग बट यहाँ से हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, इसका तो हाफ डिस्टेंस। तो 9.75 डिवाइड बाई 2 कर दे तो आपके पास मोमेंट आर्म आ जाएगा। तो अपने मोमेंट यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर दी। इसके साथ साथ अभी आते हैं सॉइल की तरफ कि सॉइल में किस तरह के हमारे पास जो वेट्स हैं वो कैसे ऐड करते हैं। सॉइल का जो गेमा है वो है 0.12, ठीक है। इसका जो वेट होगा वो 2 फीट क्रॉस 3.25, इसका एरिया ये आ गया, ठीक है। और इसका जो आपके पास वेट होगा वो 0.78 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 1.625 है वो इट इज नथिंग बट इट्स द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेट सॉइल मास, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड है तो इसको ऐड करेगा, इसका मोमेंट हमारे पास ये 1.27 आ रहा है जो कि रेजिस्ट कर रहा है, ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट करने में कामयाब साबित हो रहा है।
इसी तरह ये दो भी हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, इस पर्टिकुलरली यहाँ पे 4.31 जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, 3.25 प्लस 8 इंचेस प्लस 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस। अब ये ट्राइंगल इस डायरेक्शन में है, इस तरह है, तो इसका 2/3 डिस्टेंस पे ये लाई करेगा। यहाँ से 2/3 पे जाएंगे तो हमारे पास, अगर इसमें हम इसकी कैलकुलेशन कर ले तो हमारे पास 4.31 आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो नेट मोमेंट्स कैलकुलेट हो गई वो 96.84